नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कैंसर केयर .jk और पी न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ आज भी डॉक्टर काजी अशरफ साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर के मायानाज ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो लबलब पर है, यानी जिसको पैनक्रियाज कहते हैं कि पैनक्रियाज को किस तरह ये कैंसर में मुब्तला होता है और क्या वजूहात है और इसकी इब्तदाई अलामात क्या है, इसका इलाज क्या है, इसी पे बात होगी। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, आपको एक बार फिर पी न्यूज़ और कैंसर केयर .jk में खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, ये जो लबलब है जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, तो कौन से ऐसे वजूहात हो सकते हैं जिससे ये कैंसर में मुब्तला होता है? देखिए, लबलबा जो है ये एक ग्लैंड है हमारे जिस्म में। कुछ ऐसे हिस्से हैं और उसको अवजार हम बोलेंगे, जो कुछ हम जिनकी फंक्शन रहती है हमारे जिस्म को चलाने के लिए, तो उनको हम ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म का जो जूस होता है, जिसको रस बोल सकते हैं, वो एक रस बनाते हैं जो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर जो लबलबा है, यानी कि पैंक्रियास, ये जो हमारा, अगर आप पिक्चर पर भी देख लेंगे, ये जो हमारा स्टमक है और उसके बाद जो ड्यूडेनम होता है, यानी कि जिसको हम नहीं नोह बोलते हैं कश्मीरी में, ठीक है, स्टमक और नोह, उसके पीछे और उस जो ड्यूडेनम है, ये इंटेस्टाइन है, उसके बीच में ये लंबा सा एक ग्लैंड रहता है। तो ये कुछ जूसेस पैदा करता है। तो वो जूस जब इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो उससे हमारा जो ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, वो जज़ब होने के लायक बन जाता है। ये एक पैंक्रियाज की बहुत अहम क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन है। ये जो लबलब से जो जूस बनता है, लबलब का काम है वो इंटेस्टाइन में जाके जो हमारी ग़िज़ायात होते हैं उनको हजम करने या उनको हजम करने, खास डाइजेस्ट करने प्रोटीन में को हजम काम करने करता है। में काम ये। और उसके साथ साथ ये वो ग्लैंड है जो इंसुलिन पैदा करता है, जो शुगर को तब्दील करता है, हमारी सेल्स में खुलियों में घुसा देता है, घुसाने में मदद करता है और उसको इस्तेमाल करवाने में मदद करता है। तो ये इसका मेन काम है, एक तो इंसुलिन पैदा करना और दूसरा जूस पैदा करना, जिससे हमारी ग़िज़ाइयत जो है वो जिस्म में हजम हो जाती है। इस तरह कह सकते हैं इसको, मतलब हमारे जिस्म में फूड को डाइजेस्ट करने में अहम रोल है। अहम रोल है इसका, बहुत ही अहम रोल है। और जो डायबिटीज है, डायबिटीज होने में भी पैंक्रियाज का ही अहम रोल है, क्योंकि इंसुलिन तो पैंक्रियाज से ही बनता है। और भी बहुत सारी जूसेस निकलते हैं, ग्लूकागोन, बाकी चीज निकलते हैं जो हमारे शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। तो ये उसका एक फंक्शन है इस पैंक्रियाज का। तो काफी अहम फंक्शन है हमारे जिस्म के। तो अब क्या होता है, ये जो पैंक्रियाज का कैंसर है, आम तौर पर यूजुअली जो अभी हम देखते हैं, ये बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है, एग्रेसिव ट्यूमर होता है। पैंक्रियाज के कुछ हिस्से होते हैं, एक तो इसका हम बोलते हैं हेड, यानी कि पैंक्रियाज का सिर, मोटा सा हिस्सा, और उसके बाद उसका नेक आता है, उसके बाद बॉडी। ये हम आर्बिटरीली उसको डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, और तीनों के तीन हिस्सों में ट्यूमर पैदा हो सकता है। लेकिन आम तौर पर जो कैंसर जो हमला करता है, वो आम तौर पर पैंक्रियाज के पहले हिस्से को, जो स्टमक के इमीडिएटली पीछे होता है और ड्यूडेनम के साथ होता है, जिसको हम पैंक्रियाटिक हेड बोलते हैं, तो उसमें आमतौर पर ट्यूमर पहले स्टेज में ये हेड को इन्वॉल्व करता है पैंक्रियाज। आमतौर पर हेड का ज्यादा ट्यूमर होता है, बॉडी में भी ट्यूमर होते हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। तो अब इस तरह मैं आपको बताऊं, जो पैंक्रियाज का जो कैंसर है, इससे सालाना दुनिया में 4.5 लाख लोग मरते हैं।
4.5 लाख, ये कोई कम तादाद नहीं है। और अभी तक जो ये कैंसर है, इसके साथ लड़ाई करने में, इसको हैंडल करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि ये जो इसका कैंसर है, ये इसकी अलामत बहुत कम रहती है, तो बहुत लेट स्टेज में पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट करने। तो नतीजा ये निकलता है कि अगर आप इसका एक किस्म का वो अंदाजा लगाएंगे हिसाब का, आदादुशुमार के हिसाब से, तो अगर 1 लाख में 5 लोगों का पैंक्रियाज का कैंसर मिलता है, यानी कि अगर 50 लाख आबादी है या 10 लाख आबादी है, सपोज 10 लाख की आबादी, तो 10 लाख की आबादी में 50 लोगों को पैंक्रियाज का कैंसर होगा, ठीक है। और इन 50 लोगों में से कम से कम 48 लोग मर जाते हैं 5 साल से पहले। 48 लोग, यानी कि 50 में से 48 लोग 5 साल जी नहीं पाते। ये प्रॉब्लम है इस कैंसर की। और जैसे हम बोलते रहते हैं इस प्रोग्राम में कि ये जो कैंसर है, कैंसर का डिटेक्शन अर्ली हो तो इसका काफी प्रभाव पड़ता है इस पर, क्योर रेट पर। तो खासकर वो डिक्टम पैंक्रियाज के कैंसर पर अगला होता है। तो लिहाजा पैंक्रियाज का जो कैंसर है, ये अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 या स्टेज 2 में अगर डिटेक्ट हो जाए तो इसके रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट के रिजल्ट बहुत उम्दा है। ये अगर कोई इसमें मुब्तला हो गया है जी, तो इब्तिदाई अलामात क्या है, किस तरह के सिम्टम्स एक इंसान को दिखने को मिलेंगे, बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे ताकि वो डॉक्टर के पास जाए? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पैंक्रियाज का कैंसर जैसे बाकी कैंसर हैं, उन्हीं की तरह पैंक्रियाज के कैंसर का जो अर्ली निशानी है, इब्तिदाई निशानी है, वो लगभग कुछ भी नहीं। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो कैंसर होता है, प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये इसमें तो जिस स्टेज पर इसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस स्टेज पर खास 90% लोगों को कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, कोई सिम्टम। और जब अलामत हो जाती है पैदा, तो उस वक्त बदकिस्मती से ये जो कैंसर है, ये ऑलरेडी आगे चला होता है, इसने स्टेज 2 क्रॉस किया होता है, जगह बनाई होती है। ये बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, खासकर पैंक्रियाज के कैंसर की। अब इसमें क्या है, इसमें एक ही डिक्टम है, वो ये है कि हाई लेवल ऑफ सस्पिशन, शक काफी ऊंचा रहना चाहिए जब भी इस किस्म का, मतलब ये देखा गया है कि जो लोग 60-70 साल की एज क्रॉस करते हैं, उनमें ये ज्यादातर ये कैंसर पाया जाता है। देखिए, पैंक्रियाज का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो 40 साल की एज से पहले बहुत ही कम होता है। 40 साल के, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 40 साल की एज से पहले ये होता भी नहीं है। अच्छा, पैंक्रियाज का कैंसर, ठीक है। पैंक्रियाज का कैंसर 40 साल की एज के बाद होता है, खासकर 60 से 80 साल की एज के दरमियान, ठीक है। तो जो लोग 60 से 80 साल की एज में है, तो उनको थोड़ा बहुत होशियार रहना पड़ता है, ठीक है। अब जब थोड़ा होशियार इंसान रहता है तो नेचुरली वो टेस्ट करवाता है, कुछ ना कुछ, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, तो ये अर्ली स्टेज में पिक हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अलामत को देख के हम इसको पकड़ेंगे, तो बदकिस्मती ये रहती है कि जब इसकी अलामत शुरू हो जाती है तो उस वक्त ये स्टेज 2 ऑलरेडी क्रॉस किया होता है। अच्छा, जब ये स्टेज 2 में आ जाता है, उस वक्त क्या अलामत, मतलब पेशेंट को क्या लगता है, मतलब अंदर खाने पीने में, हाजमियत में, या कोई तो कुछ तो हुआ होगा? हाँ, वो होता है, थोड़ा बहुत पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई भूख नहीं है, भूख की कमी होती है। कोई डायरेक्ट सिम्टम ऐसा नहीं है। एक सिम्टम है, एक चीज है उसमें, वो मैं बताऊंगा। पहले इनडायरेक्ट चीजें होती हैं, जैसे कि भूख कम लगती है, खाना हजम नहीं होता है, कमजोरी जैसी लगती है, ठीक है, और एक किस्म की सुस्ती आ जाती है, ठीक है। इंसान का ब्लड जो होता है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, खून कम होने लगता है, ठीक है। वो उस किस्म का अजीब जैसा लगता है कि हाँ कुछ है। लेकिन
जो सबसे अहम इसकी अलामत है इस स्टेज में वो ये है कि पीलिया शुरू हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। कहाँ भाई? तो ये एक आम तौर पर जो लोग जिनका पैंक्रियाज का हेड का कैंसर हो जाता है, आम तौर पर वो लोग ज्यादा तवज्जो उस बात की तरफ नहीं देते कि उसको खाने पीने में कुछ भूख में कमी हो गई, कमजोरी आ रही है, कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो इनडायरेक्ट जो सिम्टम्स होते हैं, या पीछे कमर में थोड़ा दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हल्का सा मुझे कमर में पीछे से छाती में दर्द लगता है, इस चीज को ऐसे ही वो बोलते हैं, हाँ इग्नोर करते हैं, शायद ये खाने से हुआ होगा, कुछ दवाई खाने से इससे हो गया, थकावट हो गया। लेकिन जब पीलिया शुरू हो जाता है, जब जॉन्डिस शुरू हो जाती है, जब आपकी आंखें एकदम पीली होनी शुरू हो जाती है, तो तब आदमी को लगता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यूजुअली तब लोग डॉक्टर की तरफ अपना टेस्ट करवाने की तवज्जो करते हैं। या डॉक्टर साहब, ये जो पीलिया की बात की यहाँ पे, जॉन्डिस की जी, तो ये अक्सर ये बच्चों में पाया जाता है। मेरा सवाल ये है कि लोग जाते हैं फिर पीर फकीरों के पास, यहाँ बहुत सारे हैं, कौशिर पठवाना वो मंत्रावन, यानी उसको मंत्र शंत्र पड़ेगा, वो पीर कोई ताइज वाविज देगा या कोई, क्या उस वक्त भी ये वहां तक जा सकता है, या बच्चों में होने में और 40 साल की उम्र के बाद होने में फर्क है? नहीं, फर्क है। देखिए, इस पर एक फोन इन प्रोग्राम भी हुआ था जो प्रोफेसर डॉक्टर शौकत अहमद जरगर साहब ने किया था, जो अपने बहुत जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इसके बारे में तफसीलन बात की कि इसकी वजूहात क्या है। हम उसको अब इस वक्त नहीं दोहराएंगे। ये जो बच्चों का जो पीलिया होता है उसके बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसमें कैंसर का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। लिहाजा हम उसको उधर रखेंगे, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन पहले अब जो ये 40 साल की एज के बाद खासकर जो पैंक्रियाज का कैंसर है उससे जो पीलिया हो जाता है, वो क्या होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है, वो बढ़ता ही जाता है। अब जो ये जॉन्डिस इन्फेक्शन, जॉन्डिस की बहुत सारी वजूहत, इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस होता है, या कोलेस्टाइसिस होता है, किसी किसी का बहुत सारी उसके हैं। जो वो सारे जॉन्डिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो वक्त के साथ कम हो जाते हैं। आप देखेंगे 10-15 दिन में बढ़ जाता है, तो 1 महीने में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंसर यानी कि पैंक्रियाज की जॉन्डिस का मामला है, ये बढ़ता ही जाता है। इसको अगर आप इलाज नहीं करोगे, खातिर खा इलाज नहीं पड़ेगा इस पर, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। अब रही बात जो आपने अभी बताई, जो ये जो जाते हैं कोई अपना देसी इलाज करते हैं या बाकी चीज करते हैं, या पीरों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, दुआ और दवा, ये सब ये तो चलता रहता है। लेकिन मेरा मानना ये है इस बात में कि अगर आप ये सब चीज करते हैं, लेकिन इस सब चीज करने में कोई प्रॉब्लम उतनी खास नहीं है, अगर आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझे कि ये जो जॉन्डिस है ये बजाते खुद बीमारी नहीं, ये बीमारी की अलामत है। ये इंसान को, ये हमारे पब्लिक को, ये देखने वालों को अच्छी तरह समझना चाहिए। जॉन्डिस जो है, जो पीलिया जो है, ये बजाते खुद बीमारी नहीं, ये बीमारी की निशानी अलामत है, बीमारी की वार्निंग है। अगर आप इस अलामत को बीमारी समझ के इसका देसी आयुर्वेदिक या बाकी इलाज करना चाहोगे बीमारी समझ के, तो वो साइंस के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको एक अलामत के तौर पर अपने जो देसी इलाज हैं, देसी चीजें हैं, वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये समझने के बाद कि अंदर कोई बीमारी है जिससे ये जॉन्डिस हुआ है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें उतना खास उससे नुकसान नहीं होता है। अब
लोग आमतौर पर ये दावा करते हैं कि हम गए थे, हमको इलाज किया जॉन्डिस का, जॉन्डिस कम नहीं होगी, फिर हम गए फलां के पास, फिर हम फलां के पास गए, फिर फलां ने ऐसा किया तो हमारा हमारा बच्चा ठीक हो गया, ये हमारा पेशेंट ठीक हो गया, इसकी जॉन्डिस कम हो गई। होगी। देखिए, इसका जो मतलब आपने अभी बोला कि तावीज और पानी और बाकी चीज जो है, ये तो अपनी जगह है। इसका क्या स्पिरिचुअल जो इसका जो एस्पेक्ट है, उसके बारे में अगर कभी टाइम मिले तो फुर्सत मिले उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड देना चाहता हूं ताकि आपकी इजाजत अगर हो तो एक मिनट में बिल्कुल साइंटिफिक नाजरीन बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम इसलिए है कि नाजरीन को देखिए, हाँ, पता चले कि देखिए क्या reality होता क्या है, हम साइंटिफिकली मेडिकल साइंसेस में इस चीज को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, जो पहली बुक मेरी ओपन सीक्रेट है, उसमें मैंने उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है। इस बार में छोटे लफ्जों में बताऊंगा। जो प्लेसिबो इफेक्ट है ये क्या है, ये कैसे आया हमारे दिमाग में, तो ये कैसे स्टार्ट हो गया। एक डॉक्टर हुआ करते थे, एक सर्जन, डॉक्टर बीचर, हेनरी बीचर। वो 1942 में जब लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चल रही थी, तो उस वक्त वो आर्मी डॉक्टर की हैसियत से, आर्मी सर्जन की हैसियत से अमेरिकन आर्मी को उसमें उसका अपॉइंटमेंट था। वो वॉर जोन में काम कर रहा था। तो उसके पास आते थे लोग जिनको गोली लगती थी, बाकी सारी इंजरीज होती थी, वो आते थे, वो उनको उधर वो ऑपरेशन ड्रेसिंग वेसिंग करता था। लेकिन वो करने से पहले उनको इंजेक्शन देना पड़ता था उन पेशेंट्स को, ताकि उनका पेन का रिलीफ हो जाए। वो इंजेक्शन हुआ करता था मॉर्फिन। मॉर्फिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे पेन रिलीफ होता है। तो आप पेशेंट को अच्छी तरह ड्रेसिंग कर सकते हैं, वुंड को साफ कर सकते हैं, स्टिच भी कर सकते हैं। तो एक किस्म का वो इसको एनेस्थीसिया आप मान सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ जब वॉर चलती गई तो क्या हुआ, तो इसके पास जो सप्लाई थी डॉक्टर बीचर, हेनरी बीचर के पास सप्लाई खत्म हो गई। सप्लाई खत्म हो गई तो अब इसने अपनी नर्स को बताया कि आप क्या करेंगे, सप्लाई तो खत्म होगी, सोल्जर तो आएंगे, हम क्या करेंगे। तो नर्स ने क्या किया, नर्स ने उसको कुछ बताया नहीं। उसने कहा, नर्स ने, मैं देखूंगा क्या कर सकती हूँ। तो नर्स ने क्या किया, जो ही पेशेंट आता था उनको बोल रही थी कि अब पहले मैं आपको मॉर्फिन दे दूंगी, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको स्टिच कर देगा। वो इनको जो ट्यूब था, वाटर ट्यूब, पानी निकाल के उनके सामने निकाल के उनको पानी इंजेक्ट करती थी सीरीज से। तो उनको वो करती थी, वो पेशेंट को एकदम पेन रिलीफ होता था, वो बाहर जाके बीचर के पास जाके बीचर उसको स्टिच करता था। ये सब होता गया कुछ दिन तक। तो उसके बाद बीचर के दिमाग में ख्याल आया, उसने नर्स को बुलाया। उसने उसको कहा कि भाई देखो, हमारा तो सप्लाई है नहीं, आप क्या दे रही हो? तुम तो इंजेक्शन दे रहे हो, तो इनको ये हो रहा है, तो ये इंजेक्शन, ये सप्लाई कहाँ रखी है तुमने छुपा के रखी है। उसने कहा, नहीं, मेरे पास सप्लाई नहीं है, लेकिन क्या करें, अब इनको तो इंजेक्शन देना है, तो मैं वाटर लगा देती हूँ उनको, पानी। बीचर ने कहा, ओ ये तो अच्छी बात है, तो करते रहो। उसके बाद बीचर के दिमाग में ख्याल आया, कहते यार ये क्या हो रहा है, ये इसको मॉर्फिन से जितना इफेक्ट होता है लगभग उतना ही इफेक्ट पानी से होता है क्या बात। तो उसने इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो इसने इसको फिर इस पर रिसर्च किया, फिर उसने ऐसे सारे केसेस स्टार्ट करने शुरू कर दिए। वॉर खत्म होने के बाद उसने एक लैंडमार्क, एक रिसर्च पब्लिश किया, जिसमें उसने डिस्क्राइब किया ये सब फिनोमेना। पहले लोगों ने इसको माना नहीं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली जब सब लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो ये पाया कि प्लेसिबो इफेक्ट वाकई एक साइंटिफिक इफेक्ट है और होता है। अब उसके बाद उसको एक्सप्लेन, प्लेसिबो इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आ गई। तो अल्टीमेटली इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो गया। तो वो सब एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन में एक किस्म का जो होता है बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपको यकीन है, ठीक है। तो जब पेशेंट को इस बात पर यकीन रहता है
कि इस दवाई से मेरी दर्द खत्म होने वाली है, दर्द में फर्क पड़ने वाला है, या इस डॉक्टर के पास जाके मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, या फला पीर के पास जाके मेरा होने वाला है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्या हो जाता है, ये जो जिस्म है, हमारे जिस्म में एक किस्म का सर्किट स्टार्ट हो जाता है बिलीफ की वजह से। एक जो हमारा हीलिंग सेंटर है ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में, ये अपने जिस्म को कमांड देता है, ये इसको लिटरली लेता है, ठीक है, कमांड देता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम जब एक्टिव हो जाता है तो बीमारी को कंट्रोल करने में दिक्कत कम हो जाती है। और ये पाया गया है कि कम से कम 40% मरीजों में प्लेसिबो इफेक्ट से बीमारी पर कंट्रोल होता है। 40%। ये जो 40% है, यही इस वक्त प्लेसिबो इफेक्ट हमारा जो मेडिकल साइंसेस में जो रिसर्च होता है, ठीक है, ये प्लेसिबो इफेक्ट 40% प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है, इसको गिना जाता है, इसको बाज़ाब्ता लिया जाता है रिसर्च प्रोटोकॉल में। अब एक और बात इसमें आ जाती है, अब आप ये भी कह सकते हैं मिसाल के तौर पर कि देखिए, मैंने अपना बच्चा या मैंने अपना भाई या मैंने अपना बेटा या मैंने अपना बाप किसी के पास लेके गया, किसी पीर फकीर दरवेश के पास लेके गया, या किसी आस्थान में मैंने इसको ले लिया, ठीक है, खासकर बच्चा जिसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि आप उसको कहाँ ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन पीर बाबा ने उसको कुछ तावीज़ दे दिया, कुछ पानी दे दिया, वो उसका ये जो जॉन्डिस है कम हो गया। ये कैसे हो सकता है? चलो, अगर मैं बड़ा आदमी है जो ग्रोन अप पर्सन है, अगर वो जाए, चलो उसको बिलीफ है, बच्चे को कैसे हो गया? इस पर बहुत सारा काम हुआ है। मैं आपको मुख्तसरन बता दूंगा, हार्वर्ड, शायद ये आज से 10-15 साल पहले की एक रिसर्च थी जो मेरे आंखों के सामने से गुजर गई। तो ये मुझे पूरा याद नहीं है, हार्वर्ड या UCLA में ये रिसर्च हुआ, जिसमें ये देखा गया, देखो बच्चे जो होते ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने एक क्लास को चुन लिया, वहाँ के बच्चे, उसमें जो टॉपर बच्चे थे उनको एक साइड कर निकाल दिया, और जो एवरेज बच्चे थे उनको एक साइड निकाल दिया, ठीक है। तो उनको 2 ग्रुप्स में कर दिए। अब उनके जो टीचर्स थे, उन्होंने नए टीचर रिक्रूट किए। अब उन टीचर्स को उन्होंने बताया कि ये जो एवरेज वाले बच्चे थे, उनको उन्होंने बताया, टीचर्स को, कि ये इस स्कूल के टॉपर्स हैं, और जो टॉपर्स बाकी जो टॉपर्स थे, उनके बारे में बोला कि ये एवरेज बच्चे हैं। लेकिन टीचर्स को उनके स्कोर कार्ड उन्होंने दिए नहीं, टीचर्स को एकदम ब्लाइंड रखा उन्होंने। अब टीचर ने क्या समझ लिया, टीचर लोगों ने क्या समझ लिया, उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो एवरेज बच्चे हैं ये टॉपर है, और जो टॉपर है ये एवरेज है। तो 1 साल के बाद जब एग्जाम हो गया तो नतीजा ऐसा आ गया, वो सबों को चौंका दिया उस नतीजे ने। नतीजा ये हुआ कि ये जो एवरेज बच्चे थे वो 40% टॉपर बच्चों से आगे निकल गए, और जो टॉपर बच्चे थे, टॉपर ग्रुप में जो बच्चे थे, वो कम से कम 60% बच्चे एवरेज बच्चों से पीछे चले गए। अब समझना ये है कि ना उनको पता था बच्चों को कि हम टॉपर हैं कि एवरेज है, ना टीचर को पता था कि कौन एक्चुअली टॉपर है। लेकिन टीचर को बताया गया कि ये टॉपर है जो टॉपर नहीं था, और ये एवरेज है जो टॉपर था। तो क्या हुआ, इस पर काफी बहस हो गई। इसके बाद इसको रिप्रोड्यूस किया, बहुत सारे इस पर रिसर्च हो गए। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली ये हो गया कि जस्ट ये निकला एक सेंटेंस में, पॉजिटिविटी बिगेट्स पॉजिटिविटी। तो जब टीचर्स में एक पॉजिटिव एटीट्यूड स्टूडेंट्स की तरफ रह गया, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ऐसे ही ट्रेन किया, ऐसे ही पढ़ाया, ये समझ के कि उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था टीचर्स का, वो स्टूडेंट्स में भी आ गया। तो यही होता है प्लेसिबो इफेक्ट। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, बहुत तरीकों से ये हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, बहुत तरीके से इसमें आ जाता है। और इसमें इसराइल में एक और स्टडी हो गई थी। इसराइल में उन्होंने स्टडी कर दी कि जिसमें ये पता चला कि ये जो पेशेंट होता है, पेशेंट को अगर फेथ है डॉक्टर पर, ठीक है, 40% 40% इलाज, 40% फर्क, 40% तफावुत उसकी बीमारी में सिर्फ उस चीज से आता है जब उसको अपने डॉक्टर पर यकीन होता है।
मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही। ये बाज़ाब्ता साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है। रही बात जो आपने बताई कि जॉन्डिस में लोग जाते हैं पीरों फकीरों के पास ऐसे वैसे, ये प्लेसिबो इफेक्ट का काम होता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट चलता है। लेकिन इसमें ख्याल ये रहना चाहिए, चलो ये जो जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन ख्याल इसमें इस बात का रहना चाहिए कि जॉन्डिस को डिजीज समझ के ट्रीट नहीं होना चाहिए। जॉन्डिस जॉन्डिस है, डिजीज डिजीज है। जॉन्डिस एक अलामत है। जॉन्डिस एक कैंसर यानी कि पैंक्रियाटिक कैंसर की भी अलामत हो सकती है। उसमें भी आप ये तावीज वावीज कर सकते हो, लेकिन जो पैंक्रियाज का कैंसर है उसको इग्नोर करना, मौत को दावत देना। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि माह रमजान का महीना है, अभी नमाज का भी टाइम है, अजान भी बाहर से हो रही है, तो मकसरन हम इसके साथ जुड़े जो मामलात हैं उसको दूसरे एपिसोड में भी बात करेंगे। अभी आप ये बताइए कि ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि मुझे भूख नहीं है, या इस तरह के जो अभी आपने इसके नज़दीक जो अलामात है अभी बताए हैं, तो उन पेशेंटों को इब्तिदा में ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर के साथ किस तरह रिव्यू करना चाहिए? तो ये देखिए, ये जो जॉन्डिस की बात मैंने बताई, अब वो सब चीज़ तो होता रहता है, उस पर तो आदमी इग्नोर भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब जॉन्डिस होता है, मेरा मानना ये है और मेरी एडवाइस ये है कि जो ही किसी पेशेंट को जॉन्डिस के असर हो जाते हैं, इस टाइप के असर हो जाते हैं, उसके बाद वो फौरन टेस्ट कर ले। अगर टेस्ट में ये पाया गया कि पैंक्रियाज का कैंसर है या पैंक्रियाज के आसपास वाला कैंसर है, तो उसमें वक्त जाया नहीं होना चाहिए। उसमें इमीडिएटली फौरन ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट तो वैसे इस कैंसर का ट्रीटमेंट उस पर हम आएंगे, वो ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही है, उसमें फौरन पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर इसमें आप टाइम लगाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगाते हैं, टेस्ट में टाइम लगाते हैं, और घर में बैठ के टाइम लगाते हैं, ये इलाज वो इलाज, वो इधर का इलाज इधर, ऐसा करते हैं, तो क्या होता है, जब आपकी जॉन्डिस 14 के बाद 14 को क्रॉस करती है, 14 पॉइंट को क्रॉस करती है, ठीक है, 14 पॉइंट क्रॉस करने के बाद सर्जरी करना या ट्रीटमेंट करना निहायत मुश्किल ही नहीं, निहायत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए पहले वो ERCP करना पड़ता है, एंडोस्कोपी करके इसमें जो नाली होती है जिसका ब्लॉक होता है, जिससे जॉन्डिस होता है, लिवर खराब हो जाते हैं, उसमें पहले पाइप डालना पड़ता है। अब पाइप डालने के बाद जब जॉन्डिस नीचे आ जाती है, उसमें भी 4 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है, तब तक ये जो ट्यूमर होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है, फिर उसका सर्जरी हो सकता है। अब जब हम ये नाली डालने के बाद जब सर्जरी होती है, चांसेस इन्फेक्शन के काफी ज्यादा रहते हैं सर्जरी के बाद, और चांसेस पेशेंट को मरने के ज्यादा रहते हैं इन्फेक्शन की वजह से। तो इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए यूके में, अगर आप ब्रिटेन की बात करें, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है इस वक्त, जिसको बोलते हैं, जो मतलब वो एकदम जिसको अर्जेंट टास्क फोर्स, यानी कि जो ही जॉन्डिस हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करके फटाफट सर्जरी का एहतमाम करो ताकि लाइफ बच जाए। ठीक है, तो ये इसमें रहना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक अहम पॉइंट आपने यहाँ पे बता दिया कि जो ही कम से कम 40-45 साल की उम्र के बाद अगर किसी को जॉन्डिस होता है जी, तो उनको इमीडिएट, मतलब उनको सीरियस लेना चाहिए। उनको जिस तरह बच्चों में हो जाता है, चलो ये इलाज विलाज डॉक्टर के पास, लेकिन अगर ये 40-45 साल के बाद किसी इंसान में, खासकर 60 साल की एज में, अच्छा खासकर 60 साल की एज, तो इसको इमीडिएटली ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए जो कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ टेस्ट हैं जो हम कर लेते हैं ऐसे पेशेंट्स को,
और जितना हो सके उतना क्विकली इसको, अगर सर्जरी के लायक हो पेशेंट, जो चेस्ट में टेस्ट करने के बाद पता चलेगा, अगर सर्जरी के लायक हो तो इमीडिएटली सर्जरी का एहतमाम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई इंसान इस पैनक्रियाज के कैंसर में मुब्तला हो गया, तो ये जो हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उस पे वो कितना फ़ायदेमंद रहता है, या उसको देनी है नहीं देनी है, तो इस पे ज़रा बताइए कि। देखिए, ये जो पैंक्रियाज का कैंसर है उसमें जो पहला इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ट्रीटमेंट के हवाले से, वो सर्जरी है। सर्जरी के बगैर इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा खास नहीं है। कीमोथेरेपी से कंप्लीट क्योर होने के चांसेस नहीं होते। कीमोथेरेपी को हम एडजुवेंट बोलते हैं, यानी कि सर्जरी के साथ एडिशनल करके, ताकि पेशेंट का जो लाइफ है और सर्वाइवल बढ़े। लिहाजा सबसे पहला सर्जरी होना चाहिए, ठीक है। सर्जरी के बाद जिस पेशेंट को टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि सर्जरी हो सकती है और सर्जरी हो गई, ठीक है, और अच्छी सर्जरी होगी जिसमें ट्यूमर ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाहर आ गया, उसके बाद कीमोथेरेपी देने का काफी उसमें फायदा मिलता है, एडवांटेज उसका है। लेकिन रेडियोथेरेपी का कोई खास एडवांटेज ट्रीट इसके हिसाब से, एडजुवेंट के हिसाब से नहीं है पैनक्रियाज के कैंसर में। पैंक्रियाज के कैंसर में अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका डिजीज ऐसा होता है, मान लीजिए वो स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में है, या स्टेज 3 है। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी जो पैंक्रियाज के ट्यूमर है ये थोड़ा बहुत इधर उधर वेसल्स के पास पहुंच गया है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या करते हैं, एक ऑप्शन ये भी है कि ऐसे पेशेंट्स को पहले कीमोथेरेपी दिया जाए ताकि ये थोड़ा श्रिंक हो जाए ये ट्यूमर, और उसके बाद उनकी ऑपरेशन हो जाती है। तो कीमोथेरेपी का बजात खुद फायदा इसमें सर्जरी से पहले देने का ये होता है कि सर्जरी करना कदरे आसान हो जाता है। सर्जन के लिए सर्जरी करना कदरे आसान होता है। लेकिन सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल लगभग एडजुवेंट थेरेपी जो सर्जरी के बाद आप कीमोथेरेपी देंगे उसके बराबर ही है। लेकिन एडवांटेज ये मिलता है कि सर्जरी करना कदरे इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा जो इधर उधर वो वर्म होता है, इन्वेजन होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये है कीमोथेरेपी का रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर किसी को ये इस बीमारी में मुब्तला हो गया, पैनक्रियाज में उसको ये प्रॉब्लम हो गई, तो पहला टेस्ट कौन सा उसको करना चाहे, उसके लिए कौन सा टेस्ट बेहतर रहेगा ताकि उसको ये पता चलेगा? देखिए, इसमें ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट को, जब भी किसी इंसान को, मर्द हो या औरत हो, 50 साल की एज से ज़्यादा, खासकर 60 साल की जैसे हमने बताया, जब भी उसको जॉन्डिस लगती है, जॉन्डिस शुरू हुई है अचानक, जॉन्डिस तो सबको पता चलता है कि मुझे जॉन्डिस, आंखों का पीलापन होना वगैरह, तो यूजुअली तो ब्लड टेस्ट LFT जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। उससे अंदाजा लगता है कि कितना जॉन्डिस हुआ है, बिलिरुबिन कितना है, वो तो है। उसके बाद जो सबसे पहला टेस्ट करना चाहिए वो है सिंपल अल्ट्रासाउंड, जिसको USG बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि ये जो जॉन्डिस, आइडिया मिलता है ये जो जॉन्डिस हो रहा है इसका ताल्लुक लबलबे के कैंसर के साथ है कि नहीं है। अच्छा। इतना ये क्लियर कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, इससे ये आइडिया मिलता है। अगर अल्ट्रासाउंड ने ये बताया है कि ये जो जॉन्डिस है इस पेशेंट की, ये कैंसर, पैंक्रियाज के कैंसर के साथ ताल्लुक रख रही है, तो उसके बाद और टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक ब्लड टेस्ट होता है जो ट्यूमर मार्कर होता है। उससे पता चलता है कि बर्डन कितना है, ट्यूमर, इस डिजीज का बर्डन जिस्म में कितना है, उसको CA19-9 बोलते हैं। उससे ये आइडिया मिलता है कि जिस्म में कितना बर्डन डिजीज का है, वो हो गया। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड में जो आइडिया मिला, उस आइडिया को कदरे अच्छी तरह उसको वाज़ह
करने में सीटी स्कैन का काफी रोल है। अच्छा, इस टेस्ट इसमें सीटी स्कैन का बहुत ही ज्यादा रोल है इसमें, ठीक है। सीटी स्कैन से ये पता चलता है कि ये जो ट्यूमर है ये कहाँ पर है, ये कितना इधर उधर गया है, कितना फैला हुआ है, और लिवर की ये जो नाली है जिसमें ब्लॉक हो गया है, ठीक है, जिससे जॉन्डिस हो गया है, उसका क्या हाल है, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये आइडिया सीटी स्कैन से मिलता है। स्कैन। एमआरआई जो है उसके बाद जो यूजुअली एमआरआई होता है, एमआरआई का उतना खास रोल इसमें नहीं है। एमआरआई कुछ खास पेशेंट्स में किया जाता है और करना भी चाहिए। हर एक को एमआरआई करने की जरूरत नहीं है। अगर सीटी स्कैन से आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, मिसाल के तौर पर किसी का सीटी स्कैन हो गया और उसमें ये लग रहा है कि लिवर में कुछ पाया, शायद है कुछ लिवर में, शायद ट्यूमर है या नहीं है, ठीक है, मेट इसका ये फैल गया है कि नहीं फैल गया, या ऐसा देखा जाए कि ये शायद पैंक्रियाज का कैंसर नहीं है, ये इसकी नाली का कैंसर है, एक्चुअली लिवर की नाली का कैंसर है जो पैंक्रियाज के थ्रू लबलबे के बीच में से निकलती है, तभी तो जॉन्डिस होती है। तो ऐसी सूरत में ये एमआरआई का रोल आता है, लेकिन रूटीनली हम एमआरआई यूज नहीं करते। अब उसके बाद जो अच्छी और उम्दा इन्वेस्टिगेशन है लबलबे के कैंसर के लिए, पिछली बार हमने बताया स्टमक के कैंसर के लिए पैट स्कैन का कोई रोल नहीं है, लेकिन लबलबे के कैंसर के लिए पैट स्कैन का काफी रोल है, अच्छा रोल है। तो लबलबे के कैंसर को अगर सर्जरी के लिए प्लान किया जाए तो उसके लिए जरूरी ये बनता है, अगर हो सके तो अल्ट्रासाउंड तो होता ही होता है, सीटी स्कैन तो होता ही होता है। अगर सीटी स्कैन में कुछ लगता है कि जैसे कि मैंने बताया कि लोकली एडवांस थोड़ा बहुत लग रहा है, पूरा बाहर नहीं निकला है लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा है बाहर निकला है, इधर उधर है, तो उस सूरत में पेट स्कैन का रोल काफी ज्यादा बनता है। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन जो हैं ये बहुत ही अहम है इस डिजीज को हैंडल करने के लिए, सर्जरी से हैंडल करने के लिए बहुत ही अहम है। फिर से मैं बताऊंगा, एक तो यूएसजी अल्ट्रासाउंड, दूसरा सीटी स्कैन CECT, और तीसरा होल बॉडी पैट सीटी और पैट स्कैन, ठीक है। अब ये सब चीजें ऐसी हैं, इनका इस्तेमाल कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कॉस्ट बेनिफिट इसका काफी रेशो भी काफी अच्छा आता है, ठीक है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन जो पैनल हमारे पास है ये इसके लिए है। अब कोई पेशेंट्स में ये भी जरूरत पड़ता है कि पहले बायोप्सी किया जाए, पहले देखा जाए ये कैंसर है कि नहीं है, जिस तरह हम बायोप्सी आमतौर पर कैंसर को करते हैं। लेकिन पैंक्रियाज की ये खसूसियत है कि पैंक्रियाज को अगर ये ऑपरेबल ट्यूमर होगा, जिसको मतलब ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, उसमें यूजुअली बायोप्सी को अवॉइड करना पड़ता है, बायोप्सी करना जरूरी नहीं समझते हैं। अलबत्ता अगर एक किस्म की बायोप्सी होती है जो FNAC होता है, उसको बोलते हैं, अलबत्ता एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ये है, हमारे पास एक गैजेट है जिसको बोलते हैं एंडो अल्ट्रासाउंड, EUS, छोटे अल्फाज में EUS। वो क्या होता है, एंडोस्कोपी जैसे करते हैं, एंडोस्कोपी के साथ इसी अल्ट्रासाउंड का प्रोब रहता है, वो म्यादे में डालकर म्यादे के थ्रू यानी कि स्टमक के थ्रू इस ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकते हैं और वहां से ही उसको नीडल FNAC नीडल डाल के उसका थोड़ा सा सैंपल ले सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर पैंक्रेटाइटिस होगा, अगर इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन और ट्यूमर को वो हमेशा उसमें उसको ये नहीं करता है, सेपरेट नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो हेड का कैंसर है, पैंक्रियाज के हेड का कैंसर है, इसमें सस्पिशन काफी हाई रहना चाहिए, इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम जाया नहीं होना चाहिए और इसमें ज्यादा बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए।
अगर इन्वेस्टिगेशंस ये दिखा रहे हैं कि ये ट्यूमर जो है छोटा है और अच्छी तरह से सर्जरी से ये बाहर निकल सकता है। अलबत्ता जो ट्यूमर ऑलरेडी फैल चुका है, जिसको मेटास्टेसिस हो गया है और जिसको सर्जरी की कोई मतलब सर्जरी करने का कोई प्लान नहीं बनता है, उस सूरत में ऐसी हालत में बायोप्सी करना जरूरी पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, अब खुदा न करे किसी को ये पेनक्रियाज का कैंसर हो गया है जी। और ये उस स्टेज पे पहुंच गया है जहाँ से इसको ट्रीट करना मुश्किल, वहाँ के मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी। मैं ये समझता हूँ मतलब बहुत एडवांस स्टेज 4 आप बोलना चाहते हैं। स्टेज 4 पे चला गया है। जैसे मतलब किसी का ब्रेस्ट कैंसर है, उसको ब्रेस्ट रिमूव किया गया, किसी को इंटेस्टाइन कैंसर है, उसको इंटेस्टाइन आधा कार्ड जहाँ पे है या दूसरी चीज, या किसी को स्टोमक में, इसको स्टोमक श्रिंक करते हैं। अगर पेनक्रियाज को निकाला गया, क्या आप इसमें सर्जरी में अगर उस स्टेज पे होगा पेनक्रियाज को ही रिमूव करते हैं, या ये बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको रहना चाहिए वहां पे, इसको ट्रीट करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। पैंक्रियाज का तो 80% तक पैंक्रियाज हम निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं कभी कभी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्टेज 4 की बात आती है उसमें सर्जरी करने के बाद भी कोई मतलब उसका कोई पेशेंट को, एक तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है, दूसरा कोई सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, तीसरा ये है क्योंकि अब स्टेज 4 हो गया, उसकी लाइफ बहुत कम रहती है। अच्छा। तो उसमें तो ज़्यादा रोल किसी चीज़ का नहीं रहता है और कीमोथेरेपी कुछ उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है, रिलीफ यानी कि पेन हो उसमें रिलीफ मिलता है, बाकी चीज़ें उसमें रिलीफ मिलता है। लेकिन स्टेज 4 तो बदकिस्मती की बात, स्टेज 4 में जो पेशेंट होता है उसके लिए कुछ ऐसा क्यूरेबल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है जिससे इसको क्योर किया जाए। तो वो इसमें काफ़ी दिक्कत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल चुका हूँ, बोल भी रहा हूँ और बोलूँगा भी कि अर्ली डिटेक्शन जो है, अर्ली डिटेक्शन हमारा कैंसर के खिलाफ लड़ाई का कॉर्नरस्टोन है। इसमें पेशेंट्स को, लोगों को, पॉपुलेशन को और सबों को इसमें ताउन करना चाहिए, बात समझनी चाहिए और बात माननी चाहिए। और वही एक सूरत है, खासकर पैंक्रियाज के कैंसर को हैंडल करने की एक ही सूरत है कि इसको बहुत छोटे स्टेज में, कम स्टेज में पकड़ा जाए और इसको ऑपरेशन किया जाए, इसकी सर्जरी हो जाए और कैंसर स्पेशलिस्ट इसको हैंडल करे। वही एक इसमें ये है, गुंजाइश है जिससे इस कैंसर को हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई गुंजाइश, बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। नाजरीन, आप देख रहे थे cancercare.jk और पे न्यूज़। आज का जो टॉपिक था वो लबलब पे था, पेनक्रियाज का जो कैंसर है उसी पे बात कर रहे थे डॉक्टर काजी अशरफ साहब। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक को लेकर जो कैंसर के रिलेटेड हो गया। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाजरीन, आपके प्यार का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते इसी टाइम, इसी चैनल पे, आपको किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।